अध्याय 8 मेमोरी के चरण। मेमोरी का अध्ययन करते समय आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि मेमोरी के नियोजन में कई ज़रूरी चरण होते हैं। इनका मतलब यह है कि कई श्रेणियां हैं जिनमें मेमोरी की क्रिया को विभाजित किया जा सकता है, और इसके अनुसार हम कई लोगों को पाते हैं कि वे कुछ चरणों में तो काफ़ी निष्णात होते हैं, पर अन्य चरणों में काफ़ी साधारण होते हैं। अगर मेमोरी का सिर्फ एक चरण या श्रेणी होती हो तो जिस इंसान ने किसी भी धारा में मेमोरी विकसित की होती, वह अन्य धाराओं में भी उसी गति से विकास करता। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो चेहरे तो काफ़ी अच्छी तरह याद रखते हैं, पर उन चेहरों के नाम याद रखने में उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है। बाकी लोग नाम याद रख सकते हैं पर चेहरे नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्थानों की अच्छी स्मृति रहती है, पर बाकी लोग अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। कई लोग तारीख, कीमत, अंक और संख्या आसानी से याद रखते हैं, पर बाकी चीज़ें याद रखने में मात खा जाते हैं। कई लोग कहानियाँ, घटनाएं, संस्मरण आदि आसानी से याद रख पाते हैं, लेकिन अन्य चीज़ें भूल जाते हैं। हम में से हर एक इंसान कुछ चरणों में अच्छी मेमोरी रखता है और बाकियों में कमज़ोर रहता है। मेमोरी के चरणों को दो सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, इंद्रिय प्रभावों को मेमोरी, और दूसरा, विचारों की मेमोरी। यह विभाजन थोड़ा असंतुलित है क्योंकि अक्सर इंद्रियों के प्रभाव विचार में बदल जाते हैं और कई विचार इंद्रियों के प्रभावों से बनते हैं। लेकिन इस विभाजन से लक्ष्य पूरा होता है, जो कि मेमोरी की क्रिया के कई चरणों को ग्रुपों में बांटता है। इंद्रियों के प्रभावों की मेमोरी में वे सभी प्रभाव आते हैं जो देखने, सुनने, स्वाद, स्पर्श करने और सूंघने की इंद्रियों से आते हैं। लेकिन जब हम मेमोरी में जमा हुए इंद्रियों के प्रभावों का व्यावहारिक परीक्षण करते हैं, तब हम पाते हैं कि उनमें से अधिकतर प्रभाव देखने और सुनने की इंद्रियों से ही आते हैं। स्पर्श, स्वाद और सूंघने से आए प्रभावों की संख्या काफ़ी छोटी होती है, उन विशेष मामलों को छोड़कर जिनमें विशेषज्ञों का पेशा इस पर निर्भर करता है कि वे कितने मेहनती से स्पर्श, स्वाद और गंध की अनुभूति कर सकते हैं और इन चीज़ों की कितनी अच्छी मेमोरी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, वाइन टेस्टर और टी टेस्टर वैसे लोग होते हैं जो उन चीज़ों के स्वादों के बीच अंतर महसूस कर सकते हैं। उन्होंने स्वाद और स्पर्श की क्षमता को काफ़ी विकसित किया है, उनके प्रभावों की अच्छी मेमोरी रखते हैं और उस मेमोरी के आधार पर बड़ी आसानी से अंतर बता सकते हैं। उसी तरह कुशल सर्जन और कुशल मैकेनिक भी स्पर्श की विशेष क्षमता विकसित कर लेते हैं और उनमें स्पर्श से आए प्रभावों की अच्छी मेमोरी होती है। हमारी मेमोरी में जमा हुए इंद्रिय प्रभावों का बड़ा हिस्सा देखने और सुनने की क्षमता से आता है। जमा हुए अधिकतर इंद्रिय प्रभाव बिना इच्छा के प्राप्त होते हैं, जो कि थोड़ा ध्यान देने से संभव होता है। वे ज़्यादातर अस्पष्ट और धुंधले होते हैं और मुश्किल से याद आते हैं। उनकी याद बिना चेतन प्रयास के आती है, जो संगति के नियम से संभव होता है। इसका मतलब है वे अक्सर याद आते हैं जब हम किसी और चीज़ पर ध्यान दे रहे होते हैं और जिससे वे जुड़े होते हैं उन चीज़ों में काफ़ी अंतर होता है जिन्हें हम इन तरह के इंद्रिय प्रभावों से याद करते हैं और जिन्हें हम ध्यान, रुचि और एकाग्रता से याद करते हैं। हमारे अवचेतन के भंडार में देखने से आए इंद्रिय प्रभावों की संख्या काफ़ी अधिक है। हम हर समय देखने की इंद्रिय का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर घंटे में हजारों दृष्टि इंद्रिय प्रभावों को ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि अधिकतर प्रभाव मेमोरी पर काफ़ी हल्के से रिकॉर्ड होते हैं, हम उन पर बिल्कुल हल्का ध्यान देते हैं। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि कई बार जब हम किसी महत्वपूर्ण घटना को याद करते हैं तो हमें कई ऐसी चीज़ें भी याद आ जाती हैं जिनका हमें लगता है कि हमें कुछ पता नहीं था। मेमोरी की घटना में दृष्टि प्रभावों का महत्वपूर्ण रोल जानने के लिए अपने जीवन की किसी जरूरी घटना को याद कीजिए और देखिए कि आपने सुनी, स्वाद ली हुई, स्पर्श की हुई और सूंघी हुई चीज़ों की तुलना में कितनी चीज़ें याद की। दूसरे नंबर पर वे इंद्रिय प्रभाव आते हैं जो सुनने से आते हैं और इस कारण सुनने के प्रभाव काफ़ी बड़ी मात्रा में संचित हैं। कुछ मामलों में देखने और सुनने के प्रभाव जुड़े होते हैं, जैसा शब्दों के मामलों में होता है, जहाँ सिर्फ उनकी आवाज़ ही नहीं बल्कि अक्षरों का आकार भी संचित रहता है और इस कारण उन्हें याद करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत उन चीज़ों के जिसका सिर्फ एक इंद्रिय प्रभाव संचित रहता है। मेमोरी के शिक्षक इस चीज़ का इस्तेमाल छात्रों को उन बातों को जोर से बोलकर और लिखकर याद करने में मदद के लिए करते हैं जिस चीज़ के आप जितने ज़्यादा प्रभावों को याद करते हैं उसे याद रखना उतना आसान हो जाता है। उसी तरह से किसी कमज़ोर इंद्रिय के प्रभाव को किसी मजबूत इंद्रिय से जोड़ना ज़रूरी होता है ताकि वह चीज़ आसानी से याद रह जाए। और अगर आपके पास एक कमज़ोर दृष्टि मेमोरी है
और एक अच्छी सुनने की मेमोरी है तो ज़रूरी है कि आप दृष्टि प्रभावों को सुनने के प्रभावों से जोड़ लें। इस तरह आप संगति के नियम का लाभ उठाते हैं। दृष्टि के प्रभावों की उपश्रेणी में हम मेमोरी के छोटे भागों को पाते हैं, जिन्हें हम स्थानों की मेमोरी, संख्या की मेमोरी, आकार की मेमोरी, रंग की मेमोरी और लिखे या छपे शब्दों की मेमोरी कहते हैं। ध्वनि प्रभावों की उपश्रेणी में हम मेमोरी के छोटे भागों, नाम की मेमोरी, कहानियों की मेमोरी, संगति की मेमोरी आदि को पाते हैं। अगले अध्याय में मेमोरी के इन प्रकारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेमोरी की दूसरी सामान्य श्रेणी विचार की मेमोरी होती है, जिसमें तथ्यों, घटनाओं, विचारों, तर्कों आदि की मेमोरी आती है और यह इंद्रिय प्रभावों की मेमोरी से ज़्यादा बड़ी होती है। भले ही सामान्य इंसान के लिए उपयोगी और जरूरी न हो, इस प्रकार की मेमोरी बौद्धिक प्रयासों और क्रियाओं के ऊंचे मामलों के साथ रहती है और असली शिक्षा का बड़ा हिस्सा बनाती है। वह शिक्षा जो हमें किताबों और प्रवचनों में बताई गई चीज़ों को याद करने के बजाय सोचना सिखाती है। मानसिक रूप से विकसित लोग वे होते हैं जिन्होंने मेमोरी के सारे हिस्सों को विकसित किया है, बजाय उन लोगों के जो सिर्फ एक हिस्सा विकसित कर पाए हैं। यह सही है कि आपकी दिलचस्पी और व्यवसाय के हिसाब से, आपकी दैनिक ज़रूरतों के हिसाब से आपकी मेमोरी विकसित होती है, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप मेमोरी के अन्य हिस्सों को भी अभ्यास दें, ताकि आपकी मेमोरी का सिर्फ एक पक्षीय विकास न हो। कई लोग सोचते हैं कि मेमोरी ज़्यादातर दृष्टि से आती है, लेकिन हमारी उतनी तरह की मेमोरी है जितनी तरह की इंद्रियां हैं। दृष्टि के लिए तरबूजा एक हरे रंग का बड़ा आकार है, लेकिन यह उसका सबसे कम जरूरी गुण है। दृष्टि तरबूजे का काफ़ी कमज़ोर विचार देती है। हम अंगूर की लता के पास जाते हैं जब फल बड़ा हो रहा होता है और यह पता करने के लिए कि वह कितना पका है, हम उसे जोड़ते हैं और आवाज़ से पता लगाते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि एक पक्के तरबूज की भी अपनी आवाज़ होती है। तरबूज के ऊपर हाथ फिराने से हमें पता चलता है कि इसके कुछ अनोखे लक्षण होते हैं। हम इसे काटते हैं तो हमें स्वाद और गंध के गुण पता चलते हैं और कई इंद्रियों से आई जानकारी मेमोरी में एक पूर्व छवि के रूप में प्रवेश करती है। किसी चीज़ का विचार बनाने में कई जटिल प्रक्रियाएं लगती हैं। नेपोलियन किसी नाम को सिर्फ सुनकर संतुष्ट नहीं होता था, वह उसे लिख डालता था ताकि कानों के साथ आंखों की मेमोरी को संतुष्ट कर सके। फिर वह कागज़ फेंक देता था। इस किताब में आप अपनी मेमोरी को बेहतर करने के लिए कई तरीके और रास्ते सीखेंगे। नियम से आपकी मेमोरी के मजबूत हिस्सों को ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत नहीं होगी, पर थोड़ा वैज्ञानिक ज्ञान इसमें ज़रूर मदद करेगा। लेकिन कमज़ोर चरणों में, जिन चरणों में आपकी मेमोरी कमज़ोर है, आप एक नई ऊर्जा और कोशिश लाएंगे ताकि इन कमज़ोर चरणों को पूर्ण पोषण मिल सके, वह अच्छी तरह संचित हो सके और समय आने पर अच्छे परिणाम दे। और मेमोरी का ऐसा कोई भी हिस्सा, क्षेत्र या कक्षा नहीं है जो बुद्धिमानी भरे प्रयास से विकसित न हो सके। इसे अभ्यास, प्रयास और काम की ज़रूरत होती है, पर पुरस्कार काफ़ी बड़ा होता है। कई लोग मेमोरी के कुछ हिस्सों में कमज़ोर होने से कुछ मामलों में अकुशल और कुछ मामलों में कुशल होते हैं। इसका इलाज आपके हाथों में है और यह किताब आपको सभी धाराओं में अच्छी मेमोरी देने के तरीके बताएगी।